अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज़रा वो एग्जांपल 3 लास्ट लेक्चर हम देख रहे थे, इसको सॉल्व करना है अभी हमने। तो कुछ प्रोसेस हमने इसका कर लिया था। ये आपके सामने एक हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखी हुई है, पार्शियल टू यू पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पार्शियल यू पार्शियल टी, और x की वैल्यूज हैं 0 to 3, t ग्रेटर देन 0 एज बीइंग द टाइम। ये दो बाउंड्री कंडीशंस लिखी हुई हैं। दिस इज द इनिशियल कंडीशन। इसको हम सोर्स फंक्शन भी कहते हैं, जिससे ये हीट प्रोड्यूस हो रही है। सॉल्यूशन में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में जैसे हमने डिस्कस किया था, यू एक्स ऑफ टी को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लेंगे दो सिंगल फंक्शंस की, एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी में। फिर हमने दो ओडीज कंस्ट्रक्ट करनी है, एक फर्स्ट ऑर्डर बनेगी, एक सेकंड ऑर्डर। एक्स में सेकंड ऑर्डर बनी है क्योंकि एक्स का डबल डेरिवेटिव था, और टी में फर्स्ट ऑर्डर बनी है क्योंकि टी का सिंगल डेरिवेटिव था, पार्शियल। तो ये स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू a पावर 2 के टी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल सॉल्यूशन था, और हमने ये लिखा था क्योंकि दोनों k के बराबर हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो k एक कांस्टेंट होना चाहिए। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे होगा माइनस लेमडा स्क्वायर। तो इसके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब अगर हम माइनस लेमडा स्क्वायर यहाँ पुट करें तो t की ये वैल्यू आ जाएगी a e की पावर -2 लेमडा स्क्वायर t। जस्ट k को मैंने यहाँ प्लग इन कर दिया। अब अगर हम x की इक्वेशन देखें तो वो थी डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो कि आता है इमेजिनरी रूट, तो यहाँ पे x ऑफ x आ जाएगा b cos ऑफ लेमडा x प्लस c sin ऑफ लेमडा x। तो x ऑफ x का ये हमारा सोल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब तीन कांस्टेंट्स हैं a, b और c। ये तीन कांस्टेंट्स हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ आवर इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन आप सारों को पता है, वो इस क्वेश्चन में गिवन है ये। तो अब हम ये तीन कंडीशंस यूज करके इन कांस्टेंट्स को इवेल्युएट करेंगे। ओके, ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, इनसे बी और सी निकलेगा, और ये एक इनिशियल कंडीशन है जिससे ए निकलेगा। तो आए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इन कांस्टेंट्स को देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये हमारा अभी कंप्लीट सोल्यूशन बन गया, यू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी। हमारे पास आ गया डी कॉस लेमडा एक्स प्लस ई साइन लेमडा एक्स ई की पावर -2 लेमडा स्क्वायर टी। ये जो प्रोडक्ट हम जब करेंगे इस वाले को इसके साथ, तो ए बी को हमने बी का नाम दिया, और ए सी को हमने ई का नाम दिया। You should always try to keep the number of arbitrary constant down to absolute minimum by multiplying them together in this way। यहाँ से कांस्टेंट थोड़े से कम हो गए ना, एक डी हो गया, एक ई हो गया, और एक लैम्डा। लैम्डा भी याद रखिएगा, ये हमने कल निकालना है कंडीशंस की मदद से। Now insert the initial and boundary conditions to obtain constants d and e and also separation constant lambda. So initial condition u zero of t, u zero of t का मतलब ये है स्टूडेंट्स के x की जगह जीरो कर दें इस एक्सप्रेशन में। जो ये जगह जीरो करेंगे, देखें ये बनेगा d cos 0 प्लस e sin 0 e की पावर -2 लेमडा स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। अब देखें e की पावर कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि अंदर ब्रैकेट टर्म जीरो हो सकती है। sin 0 0 है, cos 0 1 है, तो यहाँ से पता चला कि d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू 0 मिल गई। अब दूसरी कंडीशन हम पुट करते हैं, u3 ऑफ t इज इक्वल टू 0। अब u3 ऑफ t इसमें पुट करना है। अब जो ये टर्म खत्म हो चुकी है d, तो सिर्फ पीछे यहाँ ये बचा है e sin लेमडा x। ये बन गया e sin 3 लेमडा, क्योंकि x जगह 3 पुट कर दिया, और e की पावर -2 लेमडा स्क्वायर t इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल t। अगेन एक्सपोनेंशियल तो कभी जीरो नहीं होता। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हम e को भी जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम e जीरो कर दें, d पहले ही यहाँ पे जीरो हो चुका है। अगर e जीरो कर दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने बचना है, अब सोल्यूशन जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो ट्रिवियल सोल्यूशन है, और हम लोग हमेशा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं। याद रखिएगा, अगर जीरो पुट कर देना डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो यू सोल्यूशन जीरो ऐसा है जो हमें पता है,
इसे कहते हैं ट्रिवियल, आसान सोल्यूशन, ये तो पता है हमें। हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को कैलकुलेट करना है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ई का, इस कैपिटल ई का नॉन जीरो होना जरूरी है। We can deduce that constant e has to be zero because this solution 11 would be trivial solution. The only sensible deduction is that पीछे ना ये जीरो ना ये जीरो, तो पीछे फिर साइन 3 लैम्डा जीरो हो गया ना। तो जब साइन 3 लैम्डा जीरो के बराबर है तो यहाँ से 3 लैम्डा जो हो जाएगा वो n पाई हो जाएगा। अब पता है आपको साइन 0 भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन 2 पाई भी जीरो होता है, साइन 3 पाई भी जीरो होता है, साइन 4 पाई भी जीरो होता है। पाई के जितने भी इंटीजर मल्टीपल होते हैं उस पर साइन जीरो होता है। इस तरह साइन माइनस पाई भी जीरो होता है, साइन माइनस 2 पाई भी जीरो होता है, साइन माइनस 3 पाई भी जीरो होता है। इसलिए हमने कहा कि अब 3 लैम्डा मस्ट बी n पाई, वेयर n इज सम इंटीजर, n आप कोई इंटीजर है। तो अब हमें डियर स्टूडेंट्स लैम्डा भी मिल गया और d जीरो हो गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बचा ये वाला जो 11 था, इसमें d को जीरो पुट कर दें तो हमें बचा e साइन n पाई x ओवर 3 e की पावर 2 माइनस 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 9t। अब हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी ना। अब लैम्डा आ गया n पाई ओवर 3, n पाई ओवर 3, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई है यहाँ से। तो ये हमने उधर पुट कर दिया, ये आ गया साइन n पाई बाई 3 x, ये लैम्डा की वैल्यू पुट हुई है और ऊपर हमने लैम्डा स्क्वायर कर लिया क्योंकि वहां पे लैम्डा स्क्वायर था। आप सोच रहे होंगे कि वहां पे तो e था, यहाँ पे हो गया e n, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अब जो स्मॉल n है, अब ये है एक इंटीजर, इसकी वैल्यू मैंने बताया था आपको 1 भी हो सकती है, 2b, 3b, 4b, 5b, -1, -2, -3, -4, -5 भी, तो कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हमें साथ साथ के कांस्टेंट्स भी चेंज होते जाएंगे। ये e, इसमें हमने ये कर दिया कि n1 के लिए एक और कांस्टेंट होगा, n2 के लिए कोई और, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कर दिया, लिखा भी हुआ है where we have written en for e to allow the possibility of a different value for the constants for each different value of n। अब हर n के लिए e डिफरेंट हो सकता है तो हमने इसलिए इसको en लिख दिया। अब बच्चों सिर्फ हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अभी हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन मौजूद है, वो क्या, we obtain the value of n by using the initial condition ux of 0 is equal to 5 sin 4 pi x। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि हमें t जीरो करना है। अब हम जो ही इस एक्सप्रेशन में t जीरो पुट करेंगे, देखें यहाँ पे t जीरो पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगी। पीछे क्या बचा, e n sin n pi x over 3 is equal to 5 sin 4 pi x। ठीक होगी बात, e n sin n pi x over 3 is equal to 5 sin 5, तो ये हमने ux ऑफ 0 और ये वाली वैल्यू है। अब देखें यहाँ से गौर करें, कंपेयर करना है हमने। अब हमें जो साइन का एंगल है वो इसके बराबर होगा और ई एन इसके बराबर होगा 5 के बराबर, तभी जाके दोनों एक्सप्रेशन बराबर है ना भाई। तो यहां से हमें मिला कि जो ई एन है वो हमारे पास 5 है, ई एन यहाँ से 5 है और n पाई बाई 3 4 पाई के बराबर है। n पाई बाई 3 किसके बराबर है, 4 पाई के, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो n बाई 3 4, तो n इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई। देखें n यहाँ 12 रखेंगे तो साइन 4 पाई x बनेगा, तो यहाँ से मिला n इज इक्वल टू 12 और e12 वो 5 के बराबर है, तो हमारे पास ये uxt ये आंसर आ गया 5 साइन 12 पाई x ओवर 3 e की पावर दिस वन। तो n की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फाइनल सॉल्यूशन आ गया हीट कंडक्शन इक्वेशन का। अब ये फाइनल जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसके अलावा ये इनिशियल कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से बड़ी आसानी से हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दिया। डिस्टेंस ये आपके लिए एक टास्क है, ये आपने खुद करना है। इसमें आपने करना ये है कि एक वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, अब हीट इक्वेशन की बजाय वेव इक्वेशन है। ये आ गया पार्शियल 2u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 पार्शियल 2u बाई पार्शियल टी स्क्वायर। यहाँ u का डेरिवेटिव 20,
सेकंड ऑर्डर है, टी के करस्पॉन्डिंग, और एक्स के करस्पॉन्डिंग भी सेकंड ऑर्डर है। अब इसकी भी आपकी दो, जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे तो यहाँ पे भी दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो वो जो टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी दोनों सेकंड ऑर्डर होंगी, क्योंकि तो एक्स का भी सेकंड डेरिवेटिव है और टी का भी सेकंड डेरिवेटिव है। अब देखें यहाँ पे अब इनिशियल कंडीशन भी ट्रू है, और ये इनिशियल कंडीशन है सॉरी, और ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन ये भी ट्रू है। ये दोनों आपने सॉल्व करने, ये आपकी असाइनमेंट है एक तरह की। u0 of t is equal to u2 of t is equal to 0 and ux of 0 is equal to 6 sin pi x minus 3 sin 4 pi x, और partial u partial t x of 0 is equal to 0। तो आपका u ये बनेगा x of x t of t। तो आपने इनकी टू ओडीज लिखनी है। टू ओडीज लिखने के बाद आपने ये जनरल सॉल्यूशन लिखना है, जब x ऑफ x और t ऑफ t जब आप मिल जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट लेके, और कोशिश करना है जैसे हमने कांस्टेंट्स रिड्यूस किए थे प्रीवियस एग्जांपल्स में, तो आपने भी इधर आके उन कांस्टेंट्स को कम करना है जितना भी पॉसिबल हो सके। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने ये कुछ इनिशियल कंडीशंस लगानी है और इंट्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ एफ। तो कुछ कांस्टेंट जो होंगे उसमें से एफ एक कांस्टेंट आपका आएगा, आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये वाली इनिशियल कंडीशन लगा के। आफ्टर दैट फाइनली यूजिंग अनदर इनिशियल कंडीशन ux of 0 sin 6 sin pi x minus 3 sin 4 pi x reduce the form of ux of t। तो ux of t आपने इधर से निकालना है, तो दूसरी इनिशियल कंडीशन है उसको यूज करते हुए। जी स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, बल्कि ये यूं कहा जाए ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। हीट कंडक्शन इक्वेशन थ्रू ए फर्नेस वॉल। फर्नेस की एक वॉल है, उसमें से हमने हीट कंडक्शन जो सराउंडिंग में हो रही है उसकी ये इक्वेशन मॉडल करनी है हमें। सो कंडक्शन is a mode of heat transfer through molecular collision inside a material without any motion of material as a whole। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम कंडक्शन की थोड़ी सी आपको फिजिकल डेफिनेशन बता रहे हैं कि कंडक्शन क्या होती है। कंडक्शन बेसिकली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। जैसे मैंने बताया था आपको कि देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन कौन से? नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन। मैंने बताया था आप लोगों को जो कंडक्शन होता है वो हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड्स, कन्वेक्शन होता है हीट ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड्स, और रेडिएशन होता है हीट ट्रांसफर फ्रॉम गैसेस या विदाउट मटेरियल। जैसे सन की हीट अर्थ तक पहुंच रही है तो ये एक रेडिएशन की आपके सामने एग्जांपल है। जैसे एयर कंडीशनिंग वो जो कूल करता है वो तो खैर कूलिंग फिनोमेना है, लेकिन वो भी इसी तरह रेडिएशन में, हीटर कह लें, हीटर जो है उसकी जो हीट होती है वो हीट कंडक्ट रेडिएशन होती है। अब कंडक्शन क्या है? कंडक्शन ये है जैसे आप एक बर्तन जो गर्म करते हैं उससे हीट फूड में जो ट्रांसफर हो रही है उसको भी हम कंडक्शन कहेंगे, जो डायरेक्टली इन कांटेक्ट करने से हासिल होती है। एक बर्तन हॉट अप है, आपने उसके साथ हाथ मिलाया या आपने सॉरी उसको टच किया तो वो जो हीट है तो वो बर्तन से आपके हाथों में चली गई, तो ये कंडक्शन होती है। तो कंडक्शन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से हीट ट्रांसफर होता है इनसाइड ए मटेरियल, मटेरियल के अंदर, विदाउट एनी मोशन ऑफ द मटेरियल एज ए होल। और इसमें मटेरियल की मोशन करना जरूरी नहीं है। जैसे फर्नेस वाल है, फर्नेस वाल अब हीट अप है तो फर्नेस वाल तो मूव नहीं हो रही लेकिन इससे हीट ट्रांसफर हो गई। इन वन एंड ऑफ ए सॉलिड मटेरियल is at a
higher temperature. Then heat will be transferred towards the colder end because of the relative movement of particles. ये आप सारों को पता है, ये एक लॉ ऑफ हीट है, एक तरह का लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर है कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो यही कह रहा है कि अगर मटेरियल का एक एंड हीट अप है, हायर टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, देन फिर क्या होगा, हीट विल बी ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर होगी किधर, टुवर्ड्स द कोल्डर एंड। जैसे आप एक रॉड है, रॉड के दो सिरे हैं, एक सिरे को गर्म करें, एक सिरे को गर्म करें, तो हीट आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सिरे तक खुद ब खुद पहुंच जाती है। क्यों? हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। दे विल कोलाइड विद ईच अदर विद ए नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज। तो जो पार्टिकल्स की मोशन है, मिसाल के तौर पर जो एक एंड में पार्टिकल थे वो हीट अप हुए, उन्होंने अपने साथ वाले को हीट अप किया, उन्होंने अपने साथ वाले को हीट अप किया, उन्होंने अपने साथ, तो ऐसे 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 हीट जो है वो ट्रांसफर होती जाती है। एनर्जी फ्लोज थ्रू हीट कंडक्टिव मटेरियल्स बाय थर्मल प्रोसेस जनरली नोन एज ग्रेडियंट हीट ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है थ्रू हीट कंडक्टिव मटेरियल। अब जैसे लकड़ी है, ये हीट कंडक्टिव मटेरियल नहीं है, वुड, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती। आयरन इसके मुकाबले में हीट कंडक्टिव मटेरियल। तो जो एनर्जी है वो हीट कंडक्टिव मटेरियल्स में। इसी तरह प्लास्टिक है, वो भी इतना ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल नहीं है। जो हीट कंडक्टिव मटेरियल्स हैं उनमें एनर्जी फ्लो करती है, और जो एनर्जी फ्लो होती है उसको कहते हैं थर्मल प्रोसेस, जनरली नोन एज ग्रेडियंट हीट ट्रांसपोर्ट। और उस थर्मल प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही चेंज होता है। ये जो मैंने कहा ना, एक तरफ हायर टेम्परेचर होता है, दूसरी तरफ लोअर टेम्परेचर होता है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको हम ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इसको ग्रेडियंट हीट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। देखें, ग्रेडियंट जरूरी है हीट ट्रांसपोर्ट के लिए। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, आपका जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। सो ग्रेडियंट हीट ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटिटीज। सबसे पहले हम बताने लगे जो ग्रेडियंट हीट ट्रांसपोर्ट है वो 3 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? द हीट कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल किस तरह का है। अब कुछ मटेरियल हैं वो बहुत ज्यादा हीट को अलो करते हैं कि हीट इसमें से फ्लो हो जाए, जैसे आयरन है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे वुड है, बिल्कुल हीट ट्रांसपोर्ट करने नहीं देते। और कुछ हैं जो सेमी होते हैं। तो हर एक मटेरियल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है हीट को फ्लो करने में। तो सबसे पहले हम यही कहते हैं जो ग्रेडियंट ऑफ हीट है वो हीट कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। जितना बड़ा मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी हीट ट्रांसफर होगी। इसकी मिसाल यूं लें, एक छोटी देगची, एक बड़ी देगची। तो बड़ी देगची का क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो ग्रेडियंट हीट ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगी। अब छोटी देगची जैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो डेफिनेटली वो हीट चूल्हे से कम अब्सॉर्ब करेगी और आगे कम ट्रांसफर करेगी। तो दूसरी चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल फॉर हीट ट्रांसफर एंड द स्पेशल ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। और वो तीसरी चीज आ गई जिस पे हम कहा कि ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा हीट ट्रांसफर नहीं होगी। मिसाल कि बर्तन चूल्हे के ऊपर रख देते, चूल्हा बंद है, अब बर्तन लोहा, इसमें हीट क्या है, फ्लो करने की एबिलिटी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बड़ा है, लेकिन अब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। जो चूल्हे का टेम्परेचर है वही बर्तन का टेम्परेचर है, तो फिर हीट तो नहीं ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसफर होने के लिए हमें कुछ टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो फिर हम आग जलाते हैं। तो जो फायर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, बर्तन कम है, तो फायर से बर्तन में हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। इसलिए ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर को हम ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करती है और इसे एनर्जी जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम हायर टू लोअर। द लार्जर द कंडक्टिविटी, जितनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, द ग्रेडियंट और ग्रेडियंट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों, द फास्टर द हीट फ्लोस।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंडक्टिविटी लार्जर होगी, ग्रेडियंट ज्यादा होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, तो इस केस में हीट फ्लो बहुत फास्ट होगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फ्लो ऑफ हीट के बारे में। द टेम्परेचर प्रोफाइल विद इन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर। अब कहता है कि किसी भी जो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पे, कि कितनी वो हीट ट्रांसफर एटमॉस्फेयर को देता है। जितनी वो हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा करेगा डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। Its capacity to store some of this heat and its rate of thermal conduction to its boundaries where the heat is transferred to the surrounding environments। इस बात को दोबारा समझ लें कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल है विद इन द बॉडी वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम ऊपर पढ़ चुके हैं, हीट फ्लो फास्टर स्लोअर, इसको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं टू द एटमॉस्फेयर। पहली बात तो यह है कि कितना वो हीट ट्रांसफर एटमॉस्फेयर को कर रहा है। दूसरी चीज इट्स कैपेसिटी टू स्टोर सम ऑफ दिस हीट, इसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है कि हीट पहले कुछ स्टोर भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। एंड इट्स रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन टू इट्स बाउंड्रीज, क्योंकि डेफिनेटली अब कोई भी बॉडी है तो वो अपनी बाउंड्रीज से ही तो हीट सराउंडिंग को देगी ना। तो its rate of thermal conduction its boundary important है where the heat is transferred to the surrounding environment। Mathematically this is stated by the heat equation। जितनी हमने बात की सारा कुछ ये जो मैथमेटिक्स बनता है उसकी ये हीट इक्वेशन बनती है, ये वाली पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू रो सी पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स। इसमें जो के है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। The thermal diffusivity alpha is related to thermal conductivity के ये बताता हूँ मैं आपको। थर्मल डिफ्यूजिविटी का मतलब ये है कि ये कितनी टेम्परेचर को डिफ्यूज कर रहा है आगे, और अल्फा जो है ये एक्चुअली रो सी ओवर के होता है, के ओवर रो सी सॉरी। अब रो क्या है, रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मटेरियल है और सी स्पेसिफिक हीट है। हर बॉडी की वाटर की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, सॉलिड की अपनी होती है, आयरन की अपनी होती है, वुड की अपनी होती है, प्लास्टिक की अपनी होती है। तो ये सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, के थर्मल कंडक्टिविटी of the material and rho is the density of the solid material। So alpha is equal to k over rho c। ये क्वेश्चन बन गई है। प्रॉब्लम इन वर्ड्स, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। द वॉल ऑफ ए फर्नेस, एक फर्नेस की जो वॉल है उसकी थिकनेस है एल, मोटाई उसकी एल है, विद इनसाइड टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका जो थर्मल वॉल का टेम्परेचर है अंदरूनी वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रिक मटेरियल, वो ईंटों से बनी हुई है और उसकी ये कंडक्टिविटी दी हुई है 0.02 वाट पर मीटर पर केल्विन। गिवन दैट वॉल थिकनेस इज 12 सेंटीमीटर, वॉल थिकनेस अगर 12 सेंटीमीटर हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 हो, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया भाई 800 0, the density and heat capacity of the brick material are 1.9 gram per centimeter cube and 6 joule per kg per Kelvin respectively। ये specific heat और density की वैल्यू दी है। Estimate the temperature profile within the brick wall after 2 hours। हमने टेम्परेचर प्रोफाइल एस्टिमेट करनी है और बताना है कि 2 घंटे के बाद उसका क्या टेम्परेचर होगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है Tx of 0 800 sin pi x over 2l and boundary conditions are this one, and these are the boundary conditions at inner and outer wall। inner wall x equal to l पे है, outer wall x equal to 0 पे है, t is equal to 0 at x equal to 0 और partial x भी 0 at x equal to l। find temperature profile at after 2 hours। तो स्टूडेंट मैंने पूरी असाइनमेंट आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ आ गई होगी। ये आपने मुझे एज सून एज पॉसिबल सबमिट करवा दी। ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल इतना है। अल्लाह हाफिज।